स्कल बेस सर्जरी की बात करें तो पहले हम लोग को बहुत सारा ब्रेन दिमाग का हड्डी हटाना पड़ता था, कॉम्प्लेक्स ना। अभी भी उसका भी इंडिकेशन है, बट उसका इंडिकेशन थोड़ा कम हो गए हैं ड्यू टू अब जैसे एंडोस्कोप आ गए हैं ना। हम बहुत सारी सर्जरी थ्रू नोज कर लेते हैं, स्कल बेस सर्जरीज ना। तो एंडोस्कोपी की थोड़ा साथ में नेविगेशन गाइडेड सर्जरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओपनिंग आपकी ब्रेन ओपनिंग कम, स्कल ओपनिंग कम हो गई है, एंडोस्कोप से कर रहे हैं या की होल सर्जरीज कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात कर रहे थे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की, एंडोस्कोपिक सर्जरी, आज की तारीख में तो एंडोस्कोपिक सर्जरी इज समथिंग जो हर फील्ड में है, तो न्यूरो सर्जरी में भी बहुत फायदा होता होगा। अगर मैं एक लेमैन्स की तरह समझना चाहूँ या समझाना चाहूँ लोगों को, तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का ब्रेन सर्जरी में क्या फायदा होता है? वेलकम टू ब्रेन टॉक्स एपिसोड 2। I am Dr. Kamlesh Singh Bhesora. I am Director Neurosurgery at Medanta Hospital, Lucknow. Today we have with us Dr. Rohit from Tata Motors. आज हम एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसर्जरी के बारे में बात करने चाह रहे हैं कि रिसेंट दौर में न्यूरोसर्जरी के फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं, जनरल पब्लिक को उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आज मेरे को ये मौका दिया आपसे मिलने का। और लखनऊ मैं तो ये कहूँगा नॉर्दर्न इंडिया में मेरा आज बहुत अच्छा दिन है कि मैं आप जैसे मशहूर न्यूरोसर्जन से मिल रहा हूँ। मैंने बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। आज से 30 साल पहले न्यूरोसर्जरी को तो लोग समझते नहीं थे, वो एक्सीडेंटल या वैसे केसेस में न्यूरोसर्जन के पास बहुत एंड स्टेज में जब डॉक्टर एडवाइस करता था तब न्यूरोसर्जन के पास जाते थे। आज का दौर ये है कि एक न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा एक जनरल फिजिशियन की तरह, न्यूरोसर्जरी में क्या लेटेस्ट एडवांसेस है, ज़रा सा आप जहन में कुछ हम लोग को बताएं तो फिर मैं आगे उसके सवाल पूछूँ आपसे। अब जो न्यूरोसर्जरी जैसे सारे फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आए हैं, तो आज के दौर में न्यूरोसर्जरी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। जैसे पहले लोग न्यूरोसर्जन से या सर्जरी कराने में या न्यूरोसर्जरी कराने में डरते थे, अब ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट्स हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट इन टर्म्स ऑफ बोथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रिडक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी ऑफ दिस सर्जरीज। जो पहले लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराने से कि मरीज बिस्तर पे आ जाएगा, आज की देर में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि कोई एक ट्यूमर का केस आप ले लें, कोई ब्रेन ट्यूमर का केस, उसके लिए इतना टेक्निकल एडवांसमेंट है, इतनी न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग है या आपका मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो रही है कि पेशेंट को आउटकम बहुत बढ़िया हो गए हैं पहले के मुकाबले। और साथ में टीम गेम इतना, मतलब जो मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट पेशेंट्स का होता है, प्री ऑफ पोस्ट ऑफ या एडजुवेंट थेरेपीज बहुत बेटर हो गई हैं। सो आउटकम अल्टीमेटली चेंज हो गया है और ड्रामेटिक चेंजेस हैं, और वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आफ्टर सर्जरी जा रहे हैं एंड वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। बहुत अच्छी चीज़ है। दरअसल मैं अपने एक्सपीरियंसेस बोलूँगा, हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी देखते हैं, केसेस मिलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के। पहले और अब में जनरल पब्लिक में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग थोड़ा सा पेशेंट को शिफ्ट करने के पहले एक स्टेबल स्ट्रेचर है, इन सब चीज़ों की तरह चीज़ें करते थे। बट आम जनता को ये नहीं पता रहता है, या हम लोग को एज ए फिजिशियन ये नहीं पता है कि रीसेंट एडवांसेस के लेके न्यूरोसर्जरी, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल इंजरीज है, तो फर्स्ट अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? और अगर मैं वहाँ से फर्स्ट अटेंडेंट से लूँ तो जनरल सर्जन के पास आता है, न्यूरोसर्जन के पास आता है, तो न्यूरोसर्जन के जब असर आता है या न्यूरोसर्जन का जब उसमें इंटरवेंशन होता है, तो रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी पहले से कम हुई है कि नहीं रीसेंट एडवांसेस में? एक आम जनता को यही समझना है कि मैं पहले, आज से अगर 30 साल पहले मेरा रोड एक्सीडेंट होता तो मेरी ये चीज़ें नहीं होती थी। आज की तारीख में एक आम जनता को ये समझना चाहिए कि रीसेंट एडवांसेस इन न्यूरोसर्जरी की वजह से उसकी इंजरी के बाद या चोट लगने के बाद इतना रिकवरी अब पॉसिबल है। इसके बारे में अब जैसे आप एक्सीडेंटल केसेस के बारे में बोल रहे हैं, तो वो केसेस का जो आउटकम जो है ना, प्री हॉस्पिटल केयर से ही डिटरमाइन हो जाता है। सो इंडिया में मेरे जहन में जो आता है, प्री हॉस्पिटल केयर में हम लोग को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेशेंट जो रोड साइड पड़े हुए हैं तो उनको, जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे हैंडल किया जाए। जैसे आप देशों में देखेंगे, लोगों को ट्रेन किया जाता है ना, हाउ टू गिव CPR, हाउ टू हैंडल ए इंजर्ड पेशेंट। पहली चीज़ तो ये है, और उसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं मुझे मेरे रिस्पेक्ट में। लेकिन इन हॉस्पिटल केयर में आजकल
जितने भी आप बड़े एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या अपने अपना मेदांता हॉस्पिटल आप देख लीजिए, जब पेशेंट आता है तो एक टीम मैनेजमेंट के अंदर डील होता है। एक इमरजेंसी फिजिशियन या सर्जन को इमरजेंसी में डील करता है, वो रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी को बुलाता है, न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करता है अगर ब्रेन और स्पाइन इंजरी होती है, तो तब आता है न्यूरो सर्जन का रोल उसमें। और सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी हैं या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो दैट इज़ ए अनदर पार्ट। एंड नेक्स्ट थिंग कम्स जो आती है न्यूरो क्रिटिकल केयर। एक जो कि एक ऐसा फिजिशियन है जो केवल न्यूरो के पेशेंट का क्रिटिकल केयर देख रहा है, तो वो उन चीज़ों के या पोस्ट ऑप या जो पेशेंट ऑपरेशन भी नहीं हो रहे हैं या सीवियर हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए ज़्यादा इक्विप्ड है देन जनरल फिजिशियन या जनरल जो आप क्रिटिकल केयर कह रहे थे। तो एक ऐसी स्पेशलिटी ऐसी आ गई है, उसमें ऐसे डॉक्टर ट्रेन हो रहे हैं कि उनको न्यूरो क्रिटिकल केयर देखते हैं। उससे पेशेंट का आउटकम बहुत चेंज हो जाता है। एक आप क्योंकि सुपर स्पेशलाइज ब्रांच है अलग से हर इंस्टीट्यूट में, तो ये होना चाहिए। तो आजकल के इसलिए इस पेशेंट का आउटकम बढ़ गया है, मॉर्बिडिटी कम हो गई है। उनके साथ में हर एक जगह पे नए रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल गए हैं। केवल ट्रीटमेंट इज हाफ ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। उसके उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, किसी को स्पाइनल इंजरी हो गई है, पावर लोअर लिम्ब में नहीं है या कम है, तो उसको रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। तो ये कंपोजिट ट्रीटमेंट जहाँ पर भी मिलेगा सबसे ज़्यादा आउटकम उन पेशेंट को वहीं पर आएगा। बढ़िया। तो दो चीज़ मेरे को क्लियरली समझ में आ रही है। एज प्राइमरी फिजिशियन और a doctor who is attending to these patients in the first site, so there has to be some awareness on neurocritical care। एक दूसरा, फिजियोथेरेपी का पोस्ट सर्जरी भी रोल है। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि पहले इंजरी हुई है, डिस्क प्रोलैप्स हुआ, ये बहुत आम जनता को या प्राइमरी केयर फिजिशियन को डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क में चोट लगी, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर मरीज़ देखता हूँ, दिन में मैं 40 मरीज़ देखता हूँ, तो हफ्ते में मेरे पास 4-5 मरीज़ ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं मेरे को डॉक्टर ने बोला डिस्क प्रोलैप्स हो गई। अब डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, उसको आइडियली एक न्यूरोसर्जन ऑर्थोपेडिशियन दोनों का रोल है। आज के परिवेश में न्यूरोसर्जन के पास डिस्क प्रोलैप्स भेजना चाहिए कि हड्डी वाले के डॉक्टर के पास, ये पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, फिर मैं इसके दूसरे सवाल पे आता हूँ। अब ये देखिए, उसमें स्पेशलिटी की बात नहीं है, वो तो ये ओवरलैपिंग फील्ड है दोनों में, न्यूरो सर्जरी में और ऑर्थोपेडिक्स में भी। ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारी लड़की जो सर्जन्स हैं जो दे आर ट्रेंड इन स्पाइन सर्जरी, और न्यूरो सर्जरी में भी उनका एक कोर एरिया है स्पाइन ना। तो ये तो डिपेंड्स ऑन वो डॉक्टर कितना ट्रेंड है उसमें। इट इज़ नॉट अबाउट न्यूरो सर्जरी ऑर्थोपेडिशियन, ही शुड बी वेल एस्टेब्लिश स्पाइन सर्जन। तब आप ये है उसमें तो दोनों कर सकते हैं उसको, अगर आप उसमें ट्रेंड हैं तो ना। तो लोग, बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं उसमें। वेरी गुड भाई, अच्छी चीज़ बताइए ये। अच्छा, हमारे पास ऐसे मरीज भी रहते हैं न्यूरो सर्जरी के जिनकी स्लिप डिस्क है, वो जाते हैं किसी को दिखा के आते हैं, कहते हैं मेरे को गैस भर दी, मेरी डिस्क प्रोलैप्स ठीक हो गया। देयर इज समथिंग लाइक ऑक्सीजन रिफिलमेंट, कुछ पता नहीं, कुछ है इस तरीके से, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। कुछ ऐसा रिसेंट एडवांसमेंट है क्या डिस्क प्रोलैप्स में? हम लोग कुछ करते हैं क्या आज? जो आप डिस्क प्रोलैप्स या स्पाइन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, हाँ, ये इसका जो एक पूरा एक अलग से स्पेशलिटी है। आप ना कुछ लोग केवल इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं लो बैक पेन में, उसके तो मिनिमली इन्वेजिव से लेके मैक्सिमली इन्वेजिव या सर्जरी तक बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका डिफरेंट इंडिकेशन होता है ना। वो पेशेंट को क्या रेड फ्लैग साइन है, नहीं एक साइन में रेड फ्लैग साइन यूज़ करते हैं हम लोग, उसको कोई मोटर या सेंसरी डेफिसिट तो नहीं आ रहा है, उसके ब्लैडर बाउल में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो इन साइड में जब ये सिम्टम आते हैं तो प्राइमरली आई विल प्रेफर सर्जरी कि जल्दी से डिस्क निकाल के डिकम्प्रेस किया जाए उसको। या पेशेंट को पेन है तो पेन किस कारण से है, उसका पेन जनरेटर क्या है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो आप थेरेपी कह रहे हैं, ओजोन थेरेपी डालते हैं, ओजोन थेरेपी, हाँ ना। और कुछ लोग कहते हैं कि उसको हम ब्लॉक लगा देते हैं मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, और कुछ लोग उसको मिनिमली इन्वेजिव डिस्क निकाल देते हैं ना। अब कन्वेंशनल सर्जरी में हम लोग लैमिनेक्टमी करके डिस्क निकालते हैं। तो ये डिफरेंट मोडालिटी हैं और उसके डिफरेंट इंडिकेशन है आपके ना। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मिनिमली इन्वेजिव तरीके से ठीक हो सकते हैं, उनमें ये जब मिनिमली किया जाए, उनका पेन रिलीफ किया जाए, वो अपना रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, पोस्ट प्रिकॉशन रखें, वो ठीक रहते हैं। अच्छा, ये एआई से और अभी जितना कंप्यूटर का इंटरवेंशन हो गया, तो हम लोग के न्यूरो सर्जरी में भी जैसे रोबोटिक सर्जरी हर में हो रही है, कार्डियोथोरेसिक में, जीआई सर्जरी में, रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में काफ़ी रोबोटिक सर्जरी होती है, नेफ्रोलॉजी में भी। तो हम लोग के न्यूरो सर्जरी में भी रोबोटिक सर्जरी होने लगी। अब हाँ, इमेज गाइडेड न्यूरो, धीमे इमेज गाइडेड सर्जरी तो न्यूरो सर्जरी में काफ़ी दिनों से है ना।
हम कहते हैं नेविगेशन गाइडेड बाय। Navigation आप guided। जीपीएस आप रोड पे यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रेन में यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जीपीएस गाइडेड सर्जरीज होती हैं, उसमें आप ट्यूमर मार्जिन, ट्यूमर का एग्जैक्ट लोकेशन, कितना ट्यूमर हमने निकाला है, कितना रह गया है, क्रिटिकल एरिया से कितना दूर है। तो ये तो नेविगेशन गाइडेड सर्जरी, न्यूरो सर्जरी काफ़ी दिनों से हो रही है। इट्स मेक न्यूरो सर्जरी वेरी सेफ ना, क्रिटिकल एरिया को बचाना हमारा। वही इसको हम ऐड कर देते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग से, कि हम इंट्राऑपरेटिव माप करते हैं कि भैया कि हम क्रिटिकल एरिया से को स्टिमुलेट करके देखते हैं कि कितना दूर है, कितना पास है ट्यूमर। तो ऑल दीज कंबाइन करके, तो ये टेक्नोलॉजी तो है एक तरह से, जैसे जीपीएस यूज़ करते हैं उसे ब्रेन में जीपीएस यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप रोबोट की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे रोबोटिक सर्जरी भी आ रही है इसमें। एपिलेप्सी सर्जरी में रोबोट की यूज़ किया जाता है आजकल हमारे यहाँ, सीरियस सर्जरी के लिए। स्पाइन सर्जरी में काफ़ी लोग रोबोट यूज़ करने लगे हैं। सो अगर मैं एज जनरल फिजिशियन की तरह समझूं, तो मैं अगर अपने पॉपुलेशन जो मेरे पास है या जो मैं जिसको केटर करता हूँ, करीब 6-7 हज़ार एम्प्लॉयज़ प्लस डिपेंडेंट करीब 20,000 लोग होंगे, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है हेड एंड नेक सर्जरी में जो अभी एडवांस करके आ गई है, जो 5 साल 7 साल पहले नहीं थी? हेड एंड नेक सर्जरी कहेंगे तो ब्रॉड एरिया हो गया ना। मैं अपना स्पेशली आपको बताऊंगा तो हम एक यूजुअली आई ट्रीट विथ कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर्स या स्कल बेस्ड ट्यूमर, जो ना हेड नेक का स्कल बेस्ड ट्यूमर या वैस्कुलर सर्जरी लाइक एन्युरिज्म, एवियम्स। आप स्कल बेस्ड सर्जरी की बात करें तो पहले हम लोग को बहुत सारा ब्रेन, दिमाग का हड्डी हटाना पड़ता था, कॉम्प्लेक्स ना। अभी भी उसका भी इंडिकेशन है, बट उसका इंडिकेशन थोड़ा कम हो गए हैं ड्यू टू अब जैसे एंडोस्कोप आ गए हैं ना। हम बहुत सारी सर्जरी थ्रू नोज कर लेते हैं, स्कल बेस्ड सर्जरीज ना। तो एंडोस्कोपी की थोड़ा साथ में नेविगेशन गाइडेड सर्जरीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ओपनिंग, आपकी ब्रेन ओपनिंग कम, स्कल ओपनिंग कम हो गई है, एंडोस्कोप से कर रहे हैं, या की होल सर्जरीज कर रहे हैं हम लोग ना, छोटा सा ब्रेन का बोन निकाल के की होल गाइडेड सर्जरीज। तो ये सब एडवांसमेंट है आजकल की दौर में, जो ये सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। सेफ हो गई और पेशेंट जल्दी रिकवर भी कर जाता जल्दी रिकवर भी कर जाता होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की, एंडोस्कोपिक सर्जरी, आज की तारीख में तो एंडोस्कोपिक सर्जरी इज समथिंग जो हर फील्ड में है, तो न्यूरो सर्जरी में भी बहुत फ़ायदा होता होगा। अगर मैं एक लेमैन्स की तरह समझना चाहूँ या समझाना चाहूँ लोगों को, तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का ब्रेन सर्जरी में क्या फ़ायदा होता है, ये आम आदमी जानना चाहेगा। क्योंकि हर आदमी को, किसी को मैं बोलता हूँ कि ब्रेन सर्जरी या न्यूरो, अगर ट्रॉमा सर्जरी है या प्लांट मैलिग्नेंसी की कोई सर्जरी है, ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर, तो हर के दिमाग में ये रहता है, जो मेरे पास सवाल आते हैं, तो हमको भी ये जानना चाहिए या मेरे पेशेंट्स को भी ये जानने के वो है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का फ़ायदा क्या है? मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का फ़ायदा सर ये है कि एक तो उसका टोटल ड्यूरेशन हॉस्पिटल कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है ना, और आप कोई टारगेटेड सर्जरी करते हो, विजुलाइजेशन बेटर है ना। आप नुक्स एंड कॉर्नर, जैसे एंडोस्कोप है ना, आपकी जो बाकी जब यूज आप उससे देख रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन विजन में, एंडोस्कोप में कहते हैं कैन गो ऑल नुक्स एंड कॉर्नर्स। आपका मतलब एक कहा कि आपका हैंडलिंग बेटर हो जाता है देखने का, और पेशेंट का मॉर्बिडिटी कम है, ब्लड लॉस की वजह से कम हो रहा है, इंसिडेंट साइन छोटा हो जाता है, पोस्ट ऑफ पेन कम होता है। पेन कम होगा तो उसकी दवाएं कम खाएगा, पेन किलर कम लेने पड़ेंगे उसको, तो जल्दी डिस्चार्ज होता है पेशेंट। तो ओवरऑल क्या होगा, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो गया तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है ना, तो उसका पैसा बच जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम उसके ट्यूमर के निकालने से लेके उसके घर जाने तक सब में फ़ायदा है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का आजकल। मतलब जल्दी, पहला तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं है, दूसरा जल्दी रिकवर हो जाएगा, तीसरा घर जल्दी चला जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है जो एक प्राइवेट अस्पताल के लिए पेशेंट को रहती है कि उसका पैसा कम लगेगा। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, ये ब्रेन मशीन इंटरफेस समथिंग, ये न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है, ये क्या होता है ब्रेन मशीन इंटरफेस? हाँ, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रायल चल रहे हैं ना, पर न्यूज़पेपर में खूब आ रहे हैं कि एलन मस्क का प्रोजेक्ट चल रहा है न्यूरालिंक करके। उनमें क्या है कि उन्होंने कि जैसे जो डिसेबल पेशेंट है या मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट हैं, जो कि पैरापैरेसिस है या उनको क्वाड्रिप्लीजिया हो गया है, तो उनके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट करते हैं, उसकी वजह से वो लोग कि रोबोटिक आर्म देके उनको जब वो पेशेंट क्या है तो कि उसको सोच रहा है, लेकिन ड्यू टू पैरालिसिस इज नॉट एबल टू डू हिज डूली रूटीन वर्क, सो थ्रू दैट इंटरफेस दे आर डेवलपिंग दे कैन क्रिएट असिस्टेड फैसिलिटी फॉर दिस पैरालाइज और जो लेस फॉर्चुनेट पर्सनस हैं या मोटर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो डे टू लाइफ आपने देखा भी होगा बहुत सारे में
वो आदमी सोच रहा है तो उसका ना तो रोबोटिक आर्म चल रहा है, उसको पानी पिला रहा है, वो टीवी ऑन कर ले रहा है। तो मैं इसको अगर और आसान शब्दों में समझूं तो पहले जैसे स्टीफन हॉकिंग का हम लोग वीडियो देखते थे, स्टीफन हॉकिंग का, सो ही वाज पैरालाइज्ड बट ही वाज एबल टू कम्युनिकेट एवरीथिंग, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज अवेलेबल फॉर, अब आम आदमी भी कर सकता है। या तो हम लोग मेदांता में आज यहाँ बैठ के एलन मस्क तक को हम लोग याद कर रहे हैं। या अब वो है कि उसमें क्या है कि अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है, अंडर ट्रायल है ना, कितना सक्सेस होगा तो वक्त बताएगा, बट इट इज़ ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इस टाइप के पेशेंट्स के लिए। हो सकता है फ्यूचर ब्राइट है। आप हम लोगों के इट इज़ मच मोर, जो मेरे को समझ में आ रहा है, इंटरफेस बिटवीन प्राइमरी फिजिशियन, आम डॉक्टर को और न्यूरो सर्जन का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ टीम एफर्ट। एक कोई चीज़ जो आप ऐसा बोलना चाहें, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनको न्यूरो सर्जरी तक मरीज लाने के लिए, जो न्यूरोलॉजी के या न्यूरो सर्जरी के लिए जो पेशेंट है, उनको पहली सबसे चीज़ क्या करनी चाहिए? वो बहुत अच्छी रहेगी ये लोगों को समझने के लिए, डॉक्टर को और एक आम जनता को भी। मैं थोड़ा रिवर्स करना चाहूँगा। हाँ। जैसे एज ए न्यूरो सर्जन जो पेशेंट, जैसे आपने पेशेंट भेजा, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि प्राइमरी केयर फिजिशियन को उसको बताए कि हमने क्या किया आपके पेशेंट के साथ ना, आपको उसका पेशेंट के क्या आउटकम रहा। तो उससे क्या होगा, प्राइमरी केयर फिजिशियन अवेयर होते हैं, भैया हाँ उसको एक फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी एडिनोमा पेशेंट है, उसको हमने ट्यूमर निकाल दिया तो उसके क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या अप्रोचेज हैं। तो ही इज ऑल्सो अवेयर कि अब नहीं यार, अब एंडोस्कोपी होने लगा, पहले भेजते थे पेशेंट का कोरिनोटमी हुआ था, अब उसका एंडोस्कोपी से इलाज हो रहा है। तो प्राइमरी केयर फिजिशियन को जब फीडबैक मिलेगा, ही विल बी अवेयर एंड ही विल बी स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेट होगा कि भैया हाँ कि पेशेंट को जल्दी भेजना है, इतना मिनिमली भेज, तो दैट वे ही विल ऑल्सो कन्विंस हिज पेशेंट्स कि भाई तुम ट्रीटमेंट सीख करो इसके लिए। नहीं तो प्राइमरी केयर फिजिशियन ही अवेयर नहीं है या स्टिमुलेटेड नहीं है, तो हो सकता है वो उतनी अच्छी काउंसलिंग में पेशेंट का नहीं कर पाए जितना एक अवेयर फिजिशियन कर सकता है। तो आज हमने बात की एडवांसमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी की, इस नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के दौर में न्यूरो सर्जरी कैसे एडवांस की है, पेशेंट का आउटकम कैसे चेंज हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और डॉक्टर रोहित ने बहुत सारे अपने कंसर्न बताए कि जो उनको जो डेली अपनी प्रैक्टिस में फेस करने पड़ते हैं कि चैलेंजेस कि टू कन्विंस पेशेंट टुवार्ड्स न्यूरो सर्जरी, टू गो अर्ली सर्जरी, जो उनके जो मिथ्स हैं सोसाइटी में अबाउट न्यूरो सर्जरी। इसलिए डॉक्टर रोहित का धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये थोड़ा अपना बहुमूल्य समय दिया और ये समझने में मदद हुई हमको कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। थैंक यू।